आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार पिछले कुछ दिनों से आप जस्टिस शेखर यादव के बारे में सुन रहे होंगे। उनके वीडियोस, उनकी वो स्पीच वायरल है जो उन्होंने कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के इवेंट में दी थी। शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर के नफरती बयान दिए। उन्होंने भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कई अभद्र टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि ये भारत देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा और उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जिन्हें हम आपके सामने कह नहीं सकते, जिसे हेट स्पीच भी माना जा सकता है। जब जस्टिस शेखर यादव के वो बयान वायरल हुए तो जाहिर सी बात है कि उन पर कार्रवाई की मांग उठने लगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि पूरी स्क्रिप्ट का, पूरी जो स्पीच थी जस्टिस शेखर यादव की, तो उस पूरी स्पीच का ऑडियो और पूरा ट्रांसक्रिप्ट अक्षरशः शब्द बाय शब्द सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। तो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस शेखर यादव की स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट मिल गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस शेखर यादव को समन किया था, उनको बुलावा भेजा था और जस्टिस शेखर यादव सोमवार को शाम दिल्ली पहुंचे। वो यूपी भवन में रुके थे और मंगलवार शाम उनकी पेशी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के सामने हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने की। लगभग 45 मिनट तक शेखर यादव से पूछताछ की गई सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने और जस्टिस शेखर यादव से भी कहा कि आप भी अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें। इस पूरे मामले में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में क्या क्या ताकत है और वो किस तरीके की कार्रवाई जस्टिस शेखर यादव पर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शेखर यादव से जुडिशियल काम ले सकती है, यानी वो जज तो बने रहेंगे लेकिन उनके पास कोई केस नहीं आएगा, वो कोई केस सुन नहीं सकते, वो कोई बेल नहीं दे सकते, उनके पास कोई जुडिशियल न्यायिक काम नहीं दिया जाएगा। वो जज रहेंगे लेकिन कोई काम नहीं दिया जाएगा। ये एक तरीके से सजा का ही हिस्सा होता है, ह्यूमिलिएट करना होता है कि आप जज रह करके भी कोई निर्णय नहीं दे सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते जो जज करते हैं। इसके अलावा शेखर यादव का ट्रांसफर किया जा सकता है। उनका ट्रांसफर, जैसे अभी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है तो उनका ट्रांसफर करके उन्हें मणिपुर हाई कोर्ट भी भेजा जा सकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आज जस्टिस शेखर यादव ने जो बयान दिए सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के सामने, अगर उसे संतुष्ट नहीं होता है, और जो कि अमूमन हमने देखा ऐसी परंपरा है, तो आगे इन हाउस कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना देती है, यानी एक जज जो जस्टिसेज हैं या जज हैं उनकी कमेटी बना देगी जो कि शेखर यादव के बयान को लेकर के जांच करेंगे और किस तरीके की कार्रवाई शेखर यादव के ऊपर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट वो एक कमेटी द्वारा गठित करके और सारे पक्षों को सुनकर तय करता है। सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कि जज के पद से जस्टिस शेखर यादव को नहीं हटा सकता, उसके पास वो ताकत नहीं है। वो ताकत भारत की पार्लियामेंट के पास है। आपको बताएं कि जो पूरी प्रोसीडिंग हुई जस्टिस शेखर यादव की, आज लोगों को लग रहा था कि बहुत बड़ी चीज हो गई है, जस्टिस शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है, तालियां बजने लग गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जस्टिस शेखर यादव को निकालने की, उनको पद से हटा देने की ताकत नहीं है। वो ताकत सिर्फ और सिर्फ भारत देश के संसद के पास है और जिसमें इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है। वो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। राज्यसभा में ऑलरेडी राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, जो कि पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन मूव किया था। आपको बताएं, किसी जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन सदनों में लाना होता है। राज्यसभा में 55 सांसदों के सिग्नेचर्स के साथ कपिल सिब्बल ने इम्पीचमेंट मोशन मूव किया। राज्यसभा में किसी जज को हटाने के लिए, इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए मिनिमम 50 सांसदों के दस्तखत की जरूरत होती है। इसके अलावा लोकसभा में भी श्रीनगर के सांसद रूहुला ने इम्पीचमेंट मोशन मूव किया। उन्होंने भी 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत के साथ शेखर यादव को हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में भी मूव कर दिया है। अब इसकी सुनवाई कब होगी वो देखना होगा। इम्पीचमेंट मोशन पे चर्चा होगी, उसके बाद जस्टिस शेखर यादव को बुलाया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए, फिर 2/3 मेजोरिटी से जज को हटाया जाए इसकी प्रक्रिया होगी और उसके बाद अंत में भारत के राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद
जस्टिस शेखर यादव को हटाया जा सकेगा, जो कि एक बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। आपको बता दें कि अब तक भारत देश के इतिहास में एक भी जज के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पास नहीं हुआ है। यानी जो प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है जज को, वो प्रक्रिया आज तक कभी पूरी हो ही नहीं पाई। कभी इंपीचमेंट मोशन लाया भी गया है तो जज ने अपने आप ही इस्तीफा देकर के पद छोड़ दिया है। लेकिन जस्टिस शेखर यादव को जिस तरीके से एक तबके से सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि जस्टिस शेखर अपना पद छोड़ेंगे। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 45 मिनट तक लंबी पूछताछ की है। उनसे पूछा गया है कि आप किस मंशा के साथ उस कार्यक्रम में गए, जो कि एक धार्मिक संगठन का कार्यक्रम है। और आपको पता ही है, विश्व हिंदू परिषद का एंड गोल तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे में जब संविधान की रक्षा करने वाले जज खुद संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसे कार्यक्रम में चले गए जहां पर वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती और किसी को भी नहीं देती, जो कि संविधान की मूल संकल्पना के खिलाफ है। तो ये जो सांप्रदायिक बयान है, उसको लेकर के तमाम सवाल शेखर यादव से पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, शेखर यादव के खिलाफ हमने बताया राज्यसभा और लोकसभा में इंपीचमेंट मोशन भी मूव हुआ है। लेकिन जब ये सारी कार्रवाई हो रही है, उनको लानतें दी जा रही हैं, उनको उनके खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर यादव के ऊपर अपना हाथ रख दिया है। यूपी असेंबली में योगी आदित्यनाथ का भाषण था सोमवार को, तो उन्होंने कहा कि उस जज ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने यही तो कहा कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। तो उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन कांग्रेस लेके आ गई। वो तो इंपीचमेंट मोशन लाया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तो कह रहे हैं गलत किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री का साथ मिल गया हो जस्टिस शेखर यादव को, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जस्टिस शेखर यादव 2026 में रिटायर हो रहे हैं। 1.5 साल का वक्त है। 1.5 साल के लिए जज का पद छोड़ना पड़े तो भी क्या दिक्कत है, लेकिन आगे 1.5 साल बाद के करियर की तैयारी तो उन्होंने बैठे बैठे कर ही ली है पॉलिटिक्स में। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया है, तो जाहिर सी बात है उनकी बीजेपी में जगह तो बन ही जाएगी। बीजेपी में जगह नहीं बनी तो 2027 तक सरकार है बीजेपी की, योगी मुख्यमंत्री हैं, तो किसी आयोग का चेयरमैन भी बनाए जा सकते हैं। तो जस्टिस शेखर यादव ने दरअसल ये बयान दे करके समाज में नफरत फैलाने के जरिए अपना आगे का जो करियर है वो सेट किया है पॉलिटिक्स में। और ऐसा है, पहली बार नहीं है कि कोई जज पॉलिटिक्स में अपना करियर सेट कर रहा है। इससे पहले हम जानते हैं कि हाल ही में हाईकोर्ट के जज जो कलकत्ता हाई कोर्ट में थे, वो अपना पद छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होकर के इस समय लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर का जजमेंट दिया, वो सरकार द्वारा मनोनीत होकर के आज हमारी राज्यसभा में है। तो अगर आप इस बात को लेकर के अचरज कर रहे हैं कि पहले भी जजेस ने पद छोड़ने के बाद राजनीति में अपनी जड़ें जमाई हैं और सांसद बन गए तो सफल ही हो गए। यहाँ तो एक कार्यकर्ता जो एनएसयूआई एबीवीपी में जाता है, चप्पल जूते घिसता है, फिर वो यूथ कांग्रेस या युवा मोर्चा बीजेपी में जाता है, फिर वो लड़ाई करता है, वो पार्षद का टिकट मांगता है, जिला अध्यक्ष बनता है, विधायकी का टिकट मांगता है, एक बार नहीं मिलता, दूसरी बार मिलता है, एक बार हारता है, जीतता है, कई दशक वो मेहनत करने के बाद कहीं जाके विधायक बन पाता है, सांसद बन पाता है। लेकिन जस्टिस शेखर यादव जैसे लोग एक बयान देते हैं, उस पर चर्चा होती है, मुख्यमंत्री उसे एंडोर्स करते हैं। यही तो है नया भारत, यही तो है नया उत्तर प्रदेश की, जहां शेखर यादव के समर्थन में लोग ताली पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट समन कर रहा है, इंपीचमेंट मोशन मूव किया जा रहा है, और ये सब संविधान के तहत होने वाली प्रक्रियाएं हैं। और जब संविधान में इतनी चर्चा हो रही है तो इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। आइए सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बताया कि जस्टिस शेखर यादव के बयान गलत नहीं है, उनको किस तरीके से एंडोर्स किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही स्थिति है कि माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगर वक्तव्य दिया समान नागरिक कानून के बारे में, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के लोगों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ एक महाभियोग की नोटिस ही दे करके आप सच को मुंह जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं। और वहीं पे नहीं किया आपने,
यहां पर भी आप चुप नहीं रहे। राज्यसभा के माननीय सांसद, माननीय सभापति तो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई। इसलिए क्योंकि उन्होंने सदन स्मूथली चलाने के लिए सदन के सभी पक्षों से कहा। तो आपने सुना जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में कैसे उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद हम आपको ये भी कुछ दिन पहले ही हमने हमारे एडिटर लीगल अफेयर्स सपना कौशिक के साथ ये समझाया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो कितनी लिमिटेड है, वो कितना कुछ कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जरूर कह सकता है, जुडिशियल काम पूरी तरीके से वापस ले सकता है। वैसे हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनकी बेंच चेंज कर दी है। शेखर यादव अब तक बेल मैटर सुन रहे थे, जमानत इसको देनी है नहीं देनी है, उनकी कोर्ट बदल दी गई, उनको एक दूसरी कोर्ट में भेज दिया गया जहां पर उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं दिया गया उन्हें 2010 से पहले की अपील सुन रहे हैं, जो कि बेल, मतलब समझ लीजिए एक तरीके से थोड़ा सा डिमोशन है। लेकिन शेखर यादव को क्या दिक्कत है, रिटायरमेंट के बाद 1-1.5 साल बाद तो उनका तैयार है करियर। तो सुनिए, सपना कौशिक बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से और क्या कार्रवाई शेखर यादव जैसे जजों पर कर सकता है। पहले तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की कार्रवाई कर सकता है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। सौरभ, देखिए, सबसे पहली बात अगर आप करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कार्यवाही कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसमें वो किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सके, उसे नौकरी से बर्खास्त कर सके या इम्पीचमेंट कर सके। क्योंकि इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में दोनों सदनों में से राज्यसभा या लोकसभा में ही इम्पीचमेंट का मोशन मूव किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में करते हैं तो उसके लिए 50 एमपीज को इम्पीचमेंट का मोशन मूव करना होता है और लोकसभा में 100 एमपीज का सपोर्ट से इम्पीचमेंट मोशन मूव किया जा सकता है। यानी ये जज शेखर जो सिटिंग जस्टिस हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना सकती है जिसमें 2 डिफरेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं या जजेस हो सकते हैं और एक सेम हाई कोर्ट का जज हो सकते हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप कह सकते हैं कि उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्या इन्होंने कोई मिसबिहेव किया है, क्या इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या जजेस ऐसे स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या तो इनसे कह सकता है कि आपका ये जो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये मिसबिहेव की कैटेगरी में आती है और आपके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है, इसलिए आप अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकते हैं। दूसरा कह सकता है कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप इनको कोई भी जुडिशियल वर्क असाइन मत करिए, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उससे ये पता चलता है कि ये इम्पार्शियल नहीं है, बायस्ड है, मतलब काम नहीं कर सकते हैं, जुडिशियल अपना जो है इफेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते और इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। हाँ, काबिल नहीं है और इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो इसके लिए सीजे को एडवाइस कर सकते हैं हाई कोर्ट के, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेज सकते हैं, अपने रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं कि इनको रिमूव कर देना चाहिए, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट होना चाहिए, और अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट के साथ पीएम और प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट से ही हो सकता है, या तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से जब इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाएगा, वो भी 2/3 की मेजोरिटी से, और जब प्रेसिडेंट कंसेंट कर देंगे उसी के बाद इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही होती है। और दूसरी बात कि हाई कोर्ट जो होते हैं वो कभी सुप्रीम कोर्ट के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी जज को रिमूव कर सके।